अपना माइक ऑफ कर दो। अब देखो ऐसा है, पता आप लोगों को कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में आपको पता दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है सॉल्यूट, दूसरा हमारे पास क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन है, यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ये चीज भी आपको पता है। और एब्सोल्यूट के नेचर पे तीन प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड और क्या आ गया हमारे पास, गैस आ गया। तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, जो हम लोगों ने पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, नेटवर्क तो लेह लद्दाख तक पहुंचाया हुआ है, ऐसे कौन सी जगह पे है जहां नेटवर्क ही नहीं है? हैं? जियो का कल तंग कर रहा है, जियो का कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी जियो की। एयरटेल वाला बड़ा सही है यार। अच्छा 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 अच्छा, कल उनके मैकेनिक आए थे क्या? तभी 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 कल का नेटवर्क तंग कर रहा है जियो का। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। कल हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, ये पढ़ा था हम लोगों ने। कल हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। पहला आ गया हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का तो आपको आता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, अगर हम उनको डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी आपको पता है। दूसरे एंडोथर्मिक वाले जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनको हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। थर्ड कैटेगरी आ गई जिनकी सॉल्युबिलिटी ना ही डिक्रीज करती है ना ही इंक्रीज करती है। तो कारण क्या दोगे उसके पीछे, कारण ये है बिकॉज दी सब्सटेंसेस ऑफ पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस। तो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनकी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्री? जो कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको लेके। अब सेकंड चीज जो हम बात कर रहे थे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्यूट बड़ी आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। मतलब पोलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में या तो ना के बराबर होगी या फिर होगी ही नहीं। ऐसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कल यही बात आज आगे चलने से पहले मैंने आपको फिर बोला था कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कल तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वही आप लोगों ने डिस्कस करना। आज जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका बड़ी जगह इस्तेमाल होगा। दो बातें, और तीसरी बात जो है कि ये कंसेप्ट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, बड़ा डिटेल में पढ़ा था, वो 10 बार आपने टेस्ट भी दिया था। और कल मेरे को बड़ा ऐसे सरप्राइज हुआ कि आप लोगों को इतनी बार टेस्ट देने के बावजूद कल आपको लेटिस एनर्जी नहीं आया। दैट वाज वेरी शेमफुल ऑन योर पार्ट। तो आज मैं आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे। इसको साफ कर दूं मैं? पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? ओके चलो पूछ लेते हैं जी। पहले मुझे एक बात बताओ, आप जिससे मैं पूछूंगा लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आपने 11वीं क्लास के कौन से चैप्टर में पढ़ा था? पहला क्वेश्चन आपसे जी है जी। कौन से चैप्टर 4 केमिकल। हाँ चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस कर रहे थे क्या बोला, आयनिक बॉन्ड। वहां पे एक तो हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे आपने पढ़ा था एक आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा फैक्टर आपने डिस्कस इलेक्ट्रॉन गेन इंथन, और थर्ड फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज लैटिस एनर्जी। किया था या नहीं किया था?
ठीक है। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि हमारा कैटाइन बन गया, हमारा बन गया कैटाइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है जी, हमारा बन गया एनाइन। ठीक है जी। अब कैटाइन और एनाइन को पास लाना है, सोडियम पॉजिटिव को इसके पास लाना है जी। ये हमारे पास क्या बचे, कैटाइन, ये हमारे पास क्या जी, एनाइन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गई। और हमेशा की तरह आपको बोला है कि वेन एवर देर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव, देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड, stability of ionic compound depend how much amount of energy is released when cation and anion approach each other in order to form one mole of ionic compound। बताओ समझ आया या नहीं आया। क्या होता है, जब कैटायन और अनायन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि जब टूटेगा नहीं, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। एग्री। तो आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी, तो हम बोलेंगे सर आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी बात होती है। समझ आई बात को। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे कोई क्रिकेटर है ना, क्रिकेट क्रिकेट खेलता है जी। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि विराट कोहली अच्छा अच्छा बैट्समैन क्यों है जी, बताओ। क्योंकि विराट कोहली सबसे ज्यादा स्कोर करता है। एग्री ना। अगर कोई बॉलर बड़ा अच्छा है, इसका मतलब विकेटें बड़ी, बुमराह बड़ा अच्छा बॉलर है जी, क्यों है जी, हमारा विकेटें लेता है जी, बॉल अच्छी कराता है, विकेट अच्छी, विकेटें ज्यादा लेता है बाकी बॉलर्स की कंपैरिजन में। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही जी। बड़ा अच्छा फील्डर है जी, फील्डर इन द सेंस कि बॉल आती है एकदम से पकड़ लेता है जी, कैच छोड़ता नहीं, अच्छा फील्डर बोलते हैं जिसको, है ना। एक बंदा बड़ा अमीर है जी, अमीर का क्या क्राइटेरिया है जी, पैसा बड़ा है जी उसके पास, ऐसा ही बोलते हैं। बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है जी, महाराज उसको आता बड़ा कुछ है। बंदा बड़ा नालायक है, महाराज पर्दा कख नहीं है। बंदा बड़ा गोपोड़ी है, तो कैसे कैसा है, गप्पे बड़ी मारता है जी, है ना, बातें नहीं खत्म होती उसकी। ऐसा होता है या नहीं होता। इसी तरीके से जब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात आती है तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी बात होती है। एक दो आप बड़े सारे आयनिक कंपाउंड बना सकते हो, एन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, मुझे पता है क्योंकि आपको इतना आता है। जैसे मैं लिख दूं लिथियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, है ना, सीजियम क्लोराइड, सो ऑन। ओके। अब मुझे एक बात आपसे और पूछनी है जी। जब मैंने आपको लैटिस एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, एक बात ये बताई थी, और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया थी, मोर चार्ज ऑन, मोर चार्ज ऑन कैटायन। अब एनाइन की बात करते हैं तो मोर चार्ज ऑन दी एनाइन। किरणदीप आ गई, किरणदीप वेलकम, नींद खुल गई। अच्छा अच्छा, मोर चार्ज ऑन दी एनाइन, एक पॉइंट जो हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया साहब, यस, एक पॉइंट और था जी, याद करो शाबाश। एलिमेंट्स हैविंग D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है कुछ याद। मर्कुरस वाला केस बताया जे, याद, इसकी ज्यादा होगी किससे, इससे ज्यादा होगी, बताया था आपको। क्यूप्रस क्लोराइड, इसकी ज्यादा होगी किससे, है ना, पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ। तो इनकी लैटिस एनर्जी क्यों जा, इनकी एक्सेप्शनल केस आ गया कि जिसका D10 इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कोई अगर कटाइन है, उसका अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका लैटिस एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। एग्री। इन 5 फैक्टर्स के ऊपर हमारी लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है शाबाश। अब एक चीज तो कॉमन है दोनों, सोच के बताओ, सोच के। यस, लिथियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लैटिस एनर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी। इनको अरेंजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर, अरे अरेंज करो आइदर इन इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर एज पर द लैटिस एनर्जी। पॉइंट समझ आया आपको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं दो बातें और लिख रहा हूं जहां पे, एक मैं लिखता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, एक मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है, सोच के बताओ, सोच के। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या चार्ज है? तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी का? यस, तो वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एल्यूमिनियम क्लोराइड का ज्यादा है किससे? मैग्नीशियम क्लोराइड से। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से बातें बड़ी निकल के आएंगी, बड़ी बातें निकल के आएंगी, वो अभी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। ये बात भी आपको समझ आ गया ना, लैटिस एनर्जी। तो भाई इसको जिसने नहीं पढ़ा उसको फिर पढ़ना जी, क्लास खत्म होने के बाद फिर पढ़ना। तो आयनिक कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी बात होती है, इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी बात होती है। ये चीज आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को। फिर कह रहा हूं किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो क्लास खत्म होने के बाद लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ना, नोट्स आपको बना के लिखवाए हुए हैं, ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं आगे चलता हूं जी। अब मुझे एक बात बताओ, कल जो आपने आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, वेरियम क्लोराइड इज insoluble in water, is insoluble in water, but magnesium chloride is soluble in water. Why it is so? वाटर इसको तोड़ ही नहीं पाया, इनसॉल्युबल का मतलब टूटा ही नहीं, जब टूटेगा तो सॉल्युबल होगा, वो दैट्स अ पॉइंट, है ना। आपने बड़ी आसानी से बताया कि इसके ऊपर चार्ज +2 है, इसके ऊपर चार्ज +2 है, एनाइन भी दोनों का सेम है। तो लैटिस एनर्जी बोलती है कि अगर केटाइन का चार्ज बराबर है तो जिसका साइज छोटा होगा उस पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो टूटेगा नहीं, अब टूटेगा नहीं तो मतलब वो सॉल्युबल ही नहीं है। तो दैट इज वाई वेरिलियम क्लोराइड है कंपाउंड आयनिक ही है, कंपाउंड ही आयनिक ही है, बट दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखो एक बात और, अब जिसका बेरिलियम क्लोराइड, इसमें क्या हो गया, इसमें कंपाउंड था आयनिक, लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा था, है कुछ ज्यादा है आपको? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है कुछ आपको? मैंने वहां पे कौन से रूल्स पढ़ाए थे? फजान रूल पढ़ाए थे, इसी चैप्टर में पढ़ाए थे आपको फजान रूल। कल आप फजान रूल पढ़ना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 11वीं क्लास के कंसेप्ट जो है ना वो आपके 12th क्लास में अप्लाई होता है। कल आप फजान रूल पढ़ना, कल मैं और बातें आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़े डिटेल में, बड़े अच्छे ढंग से और बड़ी सारी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको लैटिस एनर्जी को लेकर और फजान रूल को लेकर। अब देखो बेरिलियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है। अब देखो इसमें है कंपाउंड जो आयनिक, बट इट हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर, एग्री? ऐसा कौन बोलता है फजान रूल के हिसाब से? है कंपाउंड जो आयनिक है, ठीक है, लेकिन इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है, एग्री? चलो आगे। ओके, फजान रूल कल पढ़ना है, फजान रूल भी पढ़ना है इसको। ओके, अब मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व। अब एक बात और करूंगा, वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहा जाता है जी? क्यों बोला? वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बहुत ही बढ़िया जी। मेजॉरिटी ऑफ द पोलर कंपाउंड्स, पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बताया आपको, ठीक है। और इसके अगर कोई वन लाइन में कोई आपसे आंसर पूरे पूछ आंसर क्वेश्चन करेगा तो इसका आंसर है इट हैज हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, ये पता आप लोगों को। अब देखो इधर कैसा रहता है इधर, अब देखो ये आ गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास? आयनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब मैं सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व किया किसमें? वाटर में, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले को साफ कर रहा हूं, सोडियम क्लोराइड को मैंने डिजॉल्व किया किसमें? वाटर में। अब देखो ये आ गया हमारे पास वाटर, ये आ गया ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ये क्या आ गया? क्या? पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज।
अब देखो, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही मैं डालूंगा वाटर में, तो वाटर का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना, जो पिक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, जे ऑक्सीजन सोडियम को बोलेगा कि आजा मेरे पास, है ना, इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। और जे जो पॉजिटिव है, जे इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एग्री? अब इन दोनों को क्या कर देगा जी? सेपरेट कर देगा। ये वाटर की बड़ी तगड़ी टेंडेंसी होती है कि जैसा मर्जी हमारे पास पोलर कंपाउंड हो, उसके कटाइन और अनाइन को सेपरेट कर देता है। ठीक है, और कटाइन और अनाइन को सेपरेट करने की टेंडेंसी को ही क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। समझ आ गया? तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बड़ा ज्यादा है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड के कटाइन और अनाइन को सेपरेट करने की जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा, जितने भी सॉल्वेंट हैं सबसे ज्यादा किसमें है जी? है ना? एक वाटर का बिहेवियर ऐसा है, दो जितने मर्जी अच्छे दोस्त हो जी, बीच में फूट डाल ही देता है जी, है ना? तो क्या बोलते हैं उसको, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे उसको, जो लड़ाई लगवाने वाला बंदा होता है जी? है? क्या बोलते हैं जी हम? हैं? किरणदीप, बताओ शाबाश। हमने अपनी भाषा में क्या बोलते हैं जी? आप अपने दोस्तों के बीच में क्या बोलते हो जी? ओके चलो ठीक है, जो मर्जी बोलते हो, लेकिन हम वाटर के केमिस्ट्री के सेंस में उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है ना? हम अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलना जी, जो बंदा कर देता है ना जी ये काम, दोस्तों के बीच में क्या कर दे। हाँ, तो आपने बोला कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बड़ा ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ, जो ट्यूशन पढ़ते हैं सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू किसका ज्यादा है हिमांशु का? है? किरणदीप का वैल्यू ज्यादा है? किरणदीप, आपके हिसाब से किसका वैल्यू ज्यादा है आपके दोस्तों में से, कि किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बड़ा ज्यादा है? हिमांशु, तो अब आपने इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बात करनी है जी। ठीक है, आपने क्या बोलना कि भाई जो फूड डलवा दे, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, तो वो किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है जी? ठीक है, अब आप, आज ये क्वेश्चन आप पे है जी, अब आपस में डिसाइड कर सकते हो। अब देखो, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बड़ा ज्यादा है, कारण क्या हो गया कि जितना मर्जी पोलर कंपाउंड हो, उसके कैटायन और अनायन को सेपरेट करने में वाटर बड़ा क्या होता है जी? कामयाब रहता है। अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं जी, इसी बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जब हम आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये आ गया हमारे पास सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, इसके चारों साइड क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया, इसके चारों तरफ क्या आ गया? ऑक्सीजन का नेगेटिव पॉजिटिव। ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया जी। इसके ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी? इंट्रैक्शन होगी। और जब इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब मैं ऊपर साफ कर रहा हूं इसको, अब मैं इसको एक, ये वाले डायग्राम ना आप भी अपनी कॉपी पे बनाओ, अपने वाली कॉपी पे बनाओ जो डायग्राम, और चार्ज मेंशन करना जरूर कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जे नेगेटिव, पॉजिटिव, जे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब देखो, कैटाइन अब किसके बीच में ट्रैप हो गया? चारों तरफ से इसके नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर है, जिसकी चारों तरफ क्या नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर आपके सामने है जी। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ कुछ और लिख रहा हूं जी। ये हाल था सोडियम पॉजिटिव का, कैटाइन का हाल था। अब मैं लिख रहा हूं एनाइन की क्या पोजीशन है जी। अब एनाइन के चारों तरफ क्या होगा जी? एनाइन के चारों तरफ होगा वाटर का H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। बताओ, समझ आया आपको? अब क्या होगा जी जहां पे, अब यहां पे क्या होगा? H पॉजिटिव और इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। H पॉजिटिव और इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। H पॉजिटिव और इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। H पॉजिटिव और इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। इसके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। बताओ, समझ आई आपको बात? ऐसा होगा या नहीं होगा?
ओके, जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन चल रही है, जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, और जब भी इंटरेक्शन होगी तो क्या रिलीज होगी, आप सुनना बच्चे ध्यान से, जहां पे एनर्जी कब रिलीज हो रही है, जब हमने पोलर सल्यूट को डाला किसमें, वाटर में, है ना। पोलर सल्यूट के जो पार्टिकल्स थे, केटायन और अनायन ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, वाटर के साथ, और इनकी इंटरेक्शन से क्या होगी, एनर्जी रिलीज हुई। बताओ कैसे एनर्जी रिलीज हुई, बताओ। आपको एक हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, एग्री। अब पोलर कंपाउंड को मैंने डाला किसमें, वाटर में, एनर्जी रिलीज होगी, क्यों होगी, शाबाश बताओ। हिमांशु बताओ फटाफट, समराइज कर इस बात को, हिमांशु। हाँ रविंदर सिंह, आप बताओ मेरे को, नहीं पहले बताओ एनर्जी कैसे रिलीज हुई, पोलर सल्यूट को हमने डाला सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई, शाबाश बताओ शाबाश। नहीं नहीं जी, तो आप बताओ, किरण जी बताएगी मेरे को। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, एक मिनट मेरी बात, एक लाइन बोल के फिर आपने चुप हो जाना। वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है, इससे क्या हुआ, वाटर ने आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। ओके, पहला पॉइंट, अगला पॉइंट बोलो। हम्म, ठीक। एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या है, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगी देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, एग्री। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हिमांशु में कह रहा था कि सल्यूट को, जैसे पोलर सल्यूट को डालेंगे ना इसमें, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज इसलिए होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट के, है ना, अच्छा, उसको, उसके उसके बीच में और वाटर के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है जी, हाइड्रेशन एनर्जी होती है जब हमारा सल्यूट वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ क्या किया उसने, इंटरेक्ट किया, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। आया बात समझ। अब मुझे, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ जी, और मैंने आपको फिर से समझा दिया, अब सिर्फ सोचने वाली बात है। लैटिस एनर्जी का क्या मतलब हो गया हमारा, अब देखो, अगर लैटिस एनर्जी बड़ा ज्यादा है तो आपका आयनिक कंपाउंड टूटेगा, टूटेगा, हाँ ये ध्यान रखना। लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, इफ एल ई, लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो हमारा आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ये याद रखना बच्चे। हमेशा वही आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा जिसका हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू, जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे जो एनर्जी रिलीज होगी, वो वैल्यू जो है, वो मतलब उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी, वो वैल्यू अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो हमारा आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, अदरवाइज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बताओ मुझे बात समझ आई। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड, हाँ बोलो बोलो, हिमांशु बोल भाई। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड आपका अगर वाटर में सॉल्युबल है तो क्या कारण है उसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू किससे ज्यादा है, बताओ ना किससे ज्यादा है, लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अब जरूरी थोड़ी ना वाटर भी, कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट है ना, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते हैं, इसी हाइड्रेशन एनर्जी को बोलते हैं साल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जैसे जहां पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया, वाटर लिया ना,
अगर वाटर के अलावा कोई और पोलर सॉल्वेंट में लेता हूं, है ना, तो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो भी पोलर है। अदर देन वाटर अगर कोई मैं सॉल्वेंट लेता हूं वो भी क्या है, पोलर है। दोनों तो इंटरेक्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों क्या है, पोलर है। तो अदर देन वाटर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इंटरेक्ट करते हैं, उसी हाइड्रेशन एनर्जी को तब सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। सॉल्वेशन एनर्जी, पहले बताओ समझ आया, नहीं समझ आया आपको? देखो, अगर मैं देखो अगर मैं सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करता हूं HCl में, एग्री? अब HCl वाटर तो नहीं है, वाटर तो नहीं है, लेकिन HCl भी क्या है जी हमारा, HCl भी हमारा पोलर है। अब NaCl भी क्या हमारा, पोलर है। आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे 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 नहीं करेंगे, जे भी पोलर है, जे भी पोलर है। जहां पे जब सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर NaCl कोई भी सॉल्वेंट हो, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हम बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का एक ही नाम होगा। अगर अदर देन वाटर हम लोग एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। पहले बताओ बात समझ आई? कॉपी पे लिख लो अपने पॉइंट से, कॉपी पे लिख लो, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, लिख दिया? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये क्वेश्चन सोच समझ के बताना मेरे को। हमारे पास पोलर सल्यूट है और हमने उसको डाला पोलर सॉल्वेंट में। अब बताओ रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? सोच के बताओ, सल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बताओ सोच के बताओ शाबाश। दैट इज द पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये अपने कॉपी पे लिख लो, जब हम पोलर सॉल्यूट को डालते हैं पोलर सॉल्वेंट में, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बताओ समझ आया? और क्या लिखो साथ में, लिखो सम टाइम इट मे बी एंडोथर्मिक। ठीक है, वो रेयर केस आ गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट वाला केस आ गया, वो रेयर केस आ गया। अब बताओ समझ आ गया? अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा किसी लैटिस एनर्जी से, ठीक है, तो हमारा आयनिक कंपाउंड क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ये पॉइंट था जी जो मैं कल आपको समझा रहा था, ये पॉइंट था जो कल मैं आपको समझा रहा था। इसके साथ जो कल टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, वो खत्म होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा शाबाश? अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा इसके ऊपर? नो, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक वॉल्टी एक बकेट है, कोई बिकर है, जो आपने पानी डाल रखा है, ऐसा होता है कि आप प्रेशर अप्लाई करो तो बकेट का वाटर लेवल नीचे चला जाए, है हिमांशु? ऐसा होता है कि बर्फ का टुकड़ा पड़ा है जी, आपने अपना हाथ रखा हो तो बर्फ बर्फ जो है उसका साइज कम हो गया हो, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। तो जहां पे हमारा सल्यूट क्या है जी, सॉलिड है, हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, ना सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, ना लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा। तो थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लेना इसमें, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। समझ आई बात को? अब इसको साफ कर दूं? हाँ, जो कल वाला टॉपिक था हमारा वो टॉपिक खत्म होता है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अगला टॉपिक है जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। जी अगला टॉपिक आ गया जी। अब देखो एक बात बताओ, यहां पे अब हमारा सल्यूट क्या है जी, सल्यूट हमारा गैस है, और लिक्विड क्या हमारा,
7। ठीक है, रविंदर सिंह है? रविंदर सिंह है? रविंदर सिंह मौन व्रत रखा है भाई, बोल ही रहा कुछ। हाँ तो बोलता है, साथ साथ बोलना। हाँ हाँ, देख रहा था, मौन व्रत तो नहीं रखा सुबह सुबह? हाँ, ओके ओके। तो ओके ओके ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ये हमारा अगला टॉपिक आ गया जी। बता मेरे को यहाँ पे सल्यूट क्या है जी हमारा? हाँ तो बोलना है भाई, मैंने तो लिखा हुआ, आपने बोलना है ना साथ साथ में। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है जी? हाँ ओके, सुना बच्चे, ध्यान से सिंपल सी बात करते हैं। आपको लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, है ना? पीते होंगे, गर्मियों का मौसम है ना? है रविंदर सिंह? पानी से काम चलाते हो? बहुत बढ़िया है, शाबाश, अच्छी बात है ना? अब देखो जी, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देखे होगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी निकालते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि गैस जो है ना वो रिलीज हो रही है। गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यस, यस सर, नो? और कोई एग्जांपल बताओ शाबाश, जहां पे गैस रिलीज हुई होती है, जहां पे गैस को हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया होता है। शाबाश, शाबाश। है, सिलेंडर में हमने गैस को लिक्विफाई किया होता है, किसी में डिजॉल्व थोड़ी ना किया होता है। आइस, वो तो नहीं नहीं नहीं, वो तो वाटर वेपर्स ही होते हैं जी। क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं, जैसे बाहर निकालते हैं टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, बड़ा ज्यादा होता है तो एकदम से वेपोरेट हो जाते हैं, वो दैट इज सेपरेटेड। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करेंगे हम लोग, है ना? यहाँ पे हमारे गैस जो होती है वो ट्रैप हुई होती है लिक्विड में। अब देखो जी, अब गैस की, जब गैस का मेजरमेंट किस में होता है? गैस का मेजरमेंट किस में होता है बताओ शाबाश? किलोग्राम में बात करते हैं, लीटर्स में बात करते हैं, या मिली ना? गैस में, गैस का मेजरमेंट किस में करते हैं जी? यूनिट क्या है जी? शाबाश, गैस का यूनिट है वॉल्यूम। गैस का यूनिट क्या है? वॉल्यूम। बात समझ आ गई? अब देखो, जितने भी गैसेस है ना, अब सिंपल सी बात करते हैं यार, मुझे एक बात बताओ, जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है शाबाश? ऑक्सीजन। हाँ, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म जमीन पे रह रहा है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है जी। पानी वाले रहने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो धरती पे जो रहते हैं दैट इज का टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब वाटर में क्या है जो? वाटर H2O है, उसके अंदर नीचे जानवर रह रहे हैं, उनको भी क्या मिल रहा है बच्चा? ऑक्सीजन मिल रही है। उनको ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में क्या हो रही है? डिजॉल्व हो रही है। ऑक्सीजन जो है वाटर में क्या हो रही है? डिजॉल्व हो रही है। और वही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। राइट, बात समझ आई? तो बड़े सारे एटमॉस्फेयर में हमें, नेचर में हमें बड़े सारे एग्जांपल्स मिलेंगी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल कि जो हमारे इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, है ना? एटमॉस्फेयर में की जो ऑक्सीजन है, जो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, और वही डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? एज अ रिजल्ट देयर लाइफ इज इंश्योर्ड। एग्री? ठीक है। तो अब यहां पे भी आपको एक चीज बड़ा कॉमनली देखने को मिलेगा। अब वाटर का नेचर कैसा है? पोलर। तो जो गैसेस पोलर होंगी हमारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बताओ जो पोलर है या नॉन पोलर है? सोच के बताना, है ना? इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, दोनों एलिमेंट्स की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दोनों एलिमेंट्स की जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो जहां कोई नेगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं। अब नेगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है दे आर नॉन पोलर गैसेस। और लिख लूं, नाइट्रोजन भी लिख लेता हूं, दे आर नॉन पोलर गैसेस। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो नॉन पोलर गैसेस हैं,
फिर भी ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, बड़ी कम है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस हैं जो पोलर हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इनके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगी इन वाटर। मेरी बात से एग्री हो या नहीं? ओके, ओके। तो आप लोग बोलेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस दे आर, कॉपी पे लिख लो, majority of the gases they are soluble in water. Agree? What? Those gases which are polar in nature, their solubility is greater in comparison to non-polar gases. Okay? अब मैं बोल रहा हूं, अगर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो नॉन पोलर गैसेस हैं, फिर भी ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बड़ी कम है। कारण क्या है, अपोजिट नेचर। तो मैं एक लाइन बोल के कंक्लूड कर रहा था अपने पॉइंट्स को कि मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, बट टू डिफरेंट एक्सटेंट, ये लाइन लिख लेना आप लोग। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर soluble in water, what to different extent, what to different extent। हर एक गैस का नेचर अलग है, तो अपने अपने तरीके से जो वाटर में क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को साफ कर रहा हूं जी। अब मुझे एक बात बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जी? ओके, नो मोर अमाउंट ऑफ, है ना। अब देखो जी, अब पहले वाले केस में भी हमने क्या बनाया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था। अब दूसरे वाले केस में भी हमने क्या बनाया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था। बात समझे? अब ध्यान देना बच्चे। अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस डिजॉल्व ज्यादा होगी या कम होगी? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के बताओ। बच्चे, जहां पे हमने गैस को डिजॉल्व करना, बॉयल नहीं करना है किसी को। आप सोच के बताओ, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सुनो ध्यान से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी पार्टिकल्स बैठे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो साथ जे ऊपर जाना चाहेगा, पैसा आता है, बंदा अमीर होता है, दूर भागता है, नजदीक आता है। हाँ, तो जे जो डिजॉल्व गैस है ना, दे आल्सो गेन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने से अब इनके टेंडेंसी होगी कि हम एटमॉस्फेयर में जाएं। दे विल एस्केप आउट फ्रॉम द लिक्विड एंड गो इन वेपर स्टेट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? शाबाश, डिक्रीज, डिक्रीज, ये चीज आए ना, जब सॉल्युबिलिटी। हाँ बिल्कुल, आप इंटेलिजेंट हो। अब प्रेशर का क्या रोल रहेगा बताओ, शाबाश। आपको क्या लगता है, प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से क्या होता है? भाई, हमने गैस को डिजॉल्व करना लिक्विड में, हमारी कहानी क्या है जी? हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा गैस हमारी लिक्विड में डिजॉल्व हो। अब बताओ, अगर मैं गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी या कम? ये क्वेश्चन है जी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, ओके। भाई, अगर अगर सबसे पहले किसने बोला, सबसे पहले किसने बोला कि गैस डिजॉल्व हो जाएगी अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं? मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता हूं, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बताओ, किसने बोला सबसे पहले? रविंदर सिंह ने बोला या हिमांशु ने बोला? हिमांशु। हिमांशु, पता क्या प्रॉब्लम होगी,
अगर यही बात हिमांशु 1803 से पहले कह देता ना, मतलब अगर हिमांशु का जन्म हुआ था कोई लगभग कितने साल पहले हो गया जी, 1800, 1902, लगभग 220 साल पहले, तो आज हेनरी लॉ की जगह हिमांशु लॉ होना था। ये बात हेनरी ने 1803 में बोल दी है जी, उसने एक लॉ दे दिया है जी कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर इंक्रीज करने से क्या करती है, इंक्रीज करती है। बैड लक हिमांशु। ये बात हेनरी लॉ, इसको वो इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है जी, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस पे, ठीक है। ये चीज आपको समझ आएगा। हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, देखो जी यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन लिखा रहा हूं जी। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, बड़ा सिंपल है जी, लिखवाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है, इज क्या है, आगे दूसरे पेन से लिख रहा हूं, इज क्या लिखा रहा हूं, देखो देखो ध्यान देना बच्चे, इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन यूनिट वॉल्यूम दैट कैन बी डिजॉल्व, दैट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। ऐसे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसे लिख लो वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब लेके चलना जी आपने, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एमएल में लेके चलना। वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन वी डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in order to form saturated solution at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज करती है, एंड अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ आया आपको। आपके पास, वो माइक बंद करो, माइक माइक, आपके पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप उसमें गैस डालते जाओ, गैस डालते जाओ, इतनी गैस डिजॉल्व कर दो, कब तक, जब तक क्या ना बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी गैस आपकी डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन बी डिजॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in order to form saturated solution at a constant temperature and constant pressure, that is called solubility of a gas in a particular liquid। समझ आया। अब देखो पिछले वाले केस में क्या था, वहां पे हमारे पास 100 ग्राम था लिक्विड का, तो हमने लिखा था मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड इन ऑर्डर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। वहां पे हमने रेफरेंस लिया था 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे हमने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारा गैस क्या है, इसका यूनिट क्या है, वॉल्यूम, तो इसका भी हम क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम ही लेके चलेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है लिक्विड का, उसमें कितनी गैस डिजॉल्व होगी ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी वेरी करती है और प्रेशर के साथ भी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, वेरी करती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अब आपको, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड कितने फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, 3 फैक्टर। पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का नेचर अगर सेम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ क्या करती है सॉल्युबिलिटी हमारी, ये भी आपको पता आ गया। प्रेशर के साथ क्या होता है,
प्रेशर, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कल जिसके जो फैक्टर फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है, आइडिया आपको हो गया जी कि किन किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड जो है वो डिपेंड करती है। कल ही आप कल ही आप एक लॉ पढ़ोगे, लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस लॉ के ऊपर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं जी। उस लॉ को बोलते हैं हम हेनरी हेनरी लॉ। ठीक है, अब हेनरी लॉ क्या होता है, व्हाट इज हेनरी लॉ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज हेनरी लॉ? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हेनरी लॉ। ठीक है, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला सारा पढ़ लेना जी, ऐसा नहीं कि पिछला भूल जाओ आप लोग। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है जी? ओके, तो जो जिन बच्चों ने जैसे अरविंद हो गया, जैसे वो वंशिका हो गई, क्लास अटेंड नहीं किया, आप उनको मैसेज कर देना कि लगभग 12 बजे के आसपास में वीडियो अपलोड हो जाती है इसी रिकॉर्डिंग सेक्शन में। ठीक है, अगर लाइव सेशन नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन जरूर सुन लेना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।